स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट को CC2 जिसमें मेडाइवल सोसाइटीज़ पढ़ना है उसका एक विषय मध्यकालीन यूरोप के नगरीय जीवन व्यवस्था की विशेषता का वर्णन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी के यूरोप में नगरों का तीव्र गति से विकास हुआ। 10वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप नॉर्समैन, हंगेरियनों तथा अरबों के आक्रमणों से आक्रांत था। किसी केंद्रीय शक्ति के अभाव में अपनी सुरक्षा के लिए नगरों ने सैन्य दलों तथा नागरिक प्रशासन का गठन किया। रक्षार्थ नगर प्राचीर बनाए गए। यदि देहातों में सामंतों के गढ़ सुरक्षा का काम करते थे तो नगरों की रक्षा उनके प्राचीरों द्वारा होती थी। प्राचीर अर्थात दुर्ग होता है। मध्यकाल में के नगरों की कई विशेषताएं थीं। मध्यकालीन नगर छोटे और सघन थे। वे साधारणतः प्राचीर, गढ़, खाई, बांध, लकड़ी के बाड़े से घिरे रहते थे। चार दीवारी से पार खेत इतने करीब होते थे कि शहर, गांव या नगर का सम्मिलित रूप जान पड़ते थे। नगर के भीतर भी खुली जगहों की कोई कमी नहीं थी। ये खुली जगह पार्क अथवा स्टेडियम ना होकर उद्यान, बागीचा, छोटे मैदान हुआ करती थी जिनमें रात को सुरक्षा की दृष्टि से नगर में लाए गए पशु चरते थे। अभी यूरोप में ऐसे कई मध्यकालीन नगर हैं जिन्हें देखकर अंदाज लगाया जा सकता है कि नगर तथा ग्राम जीवन में उन दिनों कितना कम अंतर था। वेजले जैसे नगरों में अभी भी ऐसे लोग हैं जो दुकानदार के साथ साथ किसान भी हैं। मध्य युग में यह सामान्य बात थी क्योंकि व्यापार तथा कृषि के बीच भी की विभाजक रेखा बहुत स्पष्ट नहीं थी। बाद में जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, नगरों के बाग बगीचे तथा मैदान घटते गए। उनकी जगह घनी बस्तियां बस गई। मकान पत्थर, लकड़ी, शाखा, टहनी या किसी भी उपलब्ध वस्तु के होते थे। उनमें से तो कुछ तो बिल्कुल मेन्योर के कमियों की झोपड़ी की तरह थे, परंतु शेष लंबे चौड़े थे। इनका मुख्य द्वार गली में खुलता था। इनमें 2 मंजिले और 3 मंजिले भी होते थे। मकानों में बहुत कम कमरे बहुत नहीं होते थे। नीचे की मंजिल में तो कभी कभी एक ही कमरा होता था जिसका दुकान आदि के रूप में उपयोग होता था। ऊपर एक अन्य कमरा होता था जो मकान मालिक के शयन कक्ष का काम करता था। उसके ऊपरी अटारी होती थी जिसमें परिवार के अन्य सदस्य रहते थे। यदि मकान मालिक व्यापारी अथवा शिल्पी होता था तो दरवाजे के पास बिक्री की वस्तुओं को लटका देता था अथवा उन्हें एक लकड़ी की मेज पर फैला देता था ताकि खरीदार देख सके। साप्ताहिक हाट में भी ऐसे व्यापारियों तथा शिल्पियों के भाड़े के कमरे होते थे। मध्यकालीन यूरोप के अनेक साप्ताहिक हाट आज के स्थायी बाजारों में परिवर्तित हो गए। इन हाटों में वर्षा, शीत तथा आंधी तूफान से बचने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। किसी भी शहर में व्यापारी प्रमुख व्यक्ति थे और उनकी शिकायतों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। इन व्यापारियों में कुछ उसी नगर में जन्मे बढ़े थे, कुछ अन्य स्थानों से आकर बस गए थे। कुछ स्वयं मालिक थे तो कुछ अपने मालिकों का काम करते थे। कुछ व्यापारी निस्संदेह बेईमान थे। वे कम तौलते थे और ज़्यादा दाम लेते थे, परंतु अधिकांश व्यापारी ईमानदार थे। व्यापारी साधारणतः स्वतंत्र जन थे तथा उनका कोई अधिपति नहीं था। व्यापारियों के अतिरिक्त शहर में अन्य लोग भी रहते थे, जैसे सराय मालिक, डाक वाहक, कुली तथा कई प्रकार के शिल्पी आदि। यदि गांव में दास होना पाप था तो नगर में दास होना और भी अपमानजनक था, क्योंकि किसी सामंत की जमीन में बसे हुए बुनकर, चर्मकार अथवा सराय मालिक को भी फसल काटने, जलावन लाने अथवा मछली मारने के लिए पकड़ा जा सकता था। अतः नवोदित नगरों के निवासी यदि किसी बात की अत्यधिक चिंता करते थे तो वह थी उनकी स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति अपने समय तथा हुनर का स्वतंत्र रूप से उपयोग करना चाहता था। इसी उद्देश्य की प्राप्ति में कठिनाई अवश्य थी, परंतु जैसे जैसे नगरवासियों में सहयोग की भावना बढ़ने लगी, वे स्वतंत्रता तथा अन्य सुविधाओं की प्राप्ति के लिए सामंतों पर दबाव
डालने लगे। जिन नगरों में ऐसी भावना तथा समृद्धि का तीव्र गति से विकास हुआ, वे नगर अत्यंत शक्तिशाली हो गए। इटली तथा फ्रांस में ऐसे नगरों को कम्यून कहा गया। उदाहरणार्थ, मिलान एक प्रसिद्ध कम्यून था। यह नगर में रहने वाले सभी व्यापारियों की सूची रखता था, अपने चिकित्सक, न्यायाधीश तथा अन्य पदाधिकारी नियुक्त करता था। आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं का सामना करने के लिए 40,000 सैनिक भी बटोर सकता था। मिलान किसी को अपना मालिक नहीं मानता था क्योंकि यह शक्तिशाली नगर था, परंतु अन्य मामूली तथा कमजोर नगरों ने अपने मालिकों को कुछ ले देकर ही स्वतंत्रता हासिल की। स्वतंत्रता के अतिरिक्त नगरवासी सर्वत्र सुरक्षा तथा शांति की कामना करते थे। बाह्य हस्तक्षेप से बचने के लिए उन्होंने मजबूत प्राचीर तथा विशाल फाटक बनाए। शक्तिशाली कम्यूनों की अपनी सेना तथा रात्रि प्रहरी थे। सावधान नागरिक रात होते ही दरवाजे को मजबूती से बंद कर लेते थे और प्रहरी चोर उचक्कों पर कड़ी नजर रखते थे। इन प्राचीर फाटकों पहरेदारों पर पैसा खर्च होता था। यह पैसा नागरिक स्वयं जमा करते थे। यह पैसा बाजार में दुकानों तथा नगर के मकानों पर लगने वाले शुल्क से आता था। सभी गृहस्वामी वर्ष में एक बार एक साथ बैठकर नगर परिषद का चुनाव करते थे। इन परिषदों के सदस्यों की संख्या 12 से 14 तक होती थी। नगर परिषद की काम था पैसा जमा कर उसे ठीक से खर्च करना, शांति सुरक्षा बनाए रखना तथा नगर के सम्मान की रक्षा करना। मध्यकालीन यूरोप के औद्योगिक जीवन के नगर केंद्र नगर थे। नगरों का औद्योगिक जीवन श्रमिक निकायों पर आधारित था। ये श्रमिक निकाय दो प्रकार के थे, श्रेष्ठी तथा शिल्प निकाय। श्रेष्ठी निकाय का आरंभ प्राय 11वीं शताब्दी में हुआ। इनके सदस्य नगर के भूस्वामी तथा व्यापारी थे। इनका मुख्य उद्देश्य था सदस्यों की व्यावसायिक उन्नति, किंतु इनका सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। वस्तुतः श्रेष्ठी निकायों का ऐतिहासिक महत्व उनके राजनीतिक कार्यकलापों के कारण ही है। कई नगरों में श्रेष्ठी निकाय नगर प्रशासन के उद्योग तथा व्यापार विभाग की तरह थे। इंग्लैंड में तो कुछ उस समय के लिए नगर प्रशासन का संपूर्ण भार इन्हीं श्रेष्ठी निकायों पर था। आगे चलकर अधिकांश शिल्पियों ने अपना पृथक संघ बना लिया। इस तरह की शिल्पी श्रेणियां इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में 12वीं शताब्दी में स्थापित हुई। इस तरह चर्मकारों, ननबाइयों, बुनकरों, रंगरेजों तथा अराचक्की वाले के अलग अलग संघ बन गए। किसी किसी नगर में तो ऐसे संघों की संख्या 50 से भी अधिक थी। ये संघ नागरिक प्रशासन तथा व्यापार के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठी निकायों से संघर्ष करते रहते थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में यह संघर्ष अति उग्र हो गया। अंत में विजय शिल्पी श्रेणियों की हुई। श्रेष्ठ निकाय या तो कमजोर पड़ गए या शिल्पी श्रेणियों के अंग बन गए। नगरों को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा सचेत रहना पड़ता था। इसके लिए उन्हें अपनी रक्षा वाहिनी रखनी पड़ती थी, परंतु प्रत्येक नगर के लिए अकेला अपनी रक्षा कर पाना कठिन काम था। अतः पौर संघों की स्थापना हुई, जैसे लोम्बार्ड संघ, स्पेनिश संघ, रेमिश संघ, स्वेबियन संघ तथा हेसियाटिक संघ आदि। 14वीं शताब्दी के मध्य में जर्मन नगरों का प्रसिद्ध हेसियाटिक संघ स्थापित हुआ। इसमें उत्तरी जर्मनी के लगभग 80 नगर शामिल हुए। इन संघ ने अपनी सेना के अतिरिक्त एक शक्तिशाली जहाजी बेड़े का निर्माण किया। इस संघ ने डेनमार्क के राजाओं के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया और इंग्लैंड में एडवर्ड चतुर्थ को महत्वपूर्ण व्यावसायिक सुविधाएं देने को बाध्य किया। व्यापार की सुविधा के लिए संघ ने विदेशी नगरों में कारखानों, शस्त्रागारों, सरायों तथा चर्चों की स्थापना की। इनकी तुलना 17वीं और 18वीं शताब्दी की एशिया स्थित यूरोपीय व्यापारिक कोठियों से की जा सकती है। इस तरह उत्तरी यूरोप के संपूर्ण व्यापार पर इस संघ का लगभग एकाधिकार था, परंतु आगे चलकर कुछ विशिष्ट कारणों से यह संघ छिन्न भिन्न हो गया। सर्वप्रथम विभिन्न देशों में स्थानीय व्यापारियों तथा शासकों का विरोध दिन प्रतिदिन उग्र होता गया। दूसरी बात कि
यूरोपीय सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ साथ राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना के कारण विदेशों में संघ का प्रभाव घटता गया। एक कारण यह भी था कि मछली व्यापार का प्रमुख केंद्र बाल्टिक सागर से हटकर नीदरलैंड में चला गया और इस तरह हैसियाटिक संघ के व्यापार का एक प्रमुख आधार लुप्त हो गया। पुनः 15वीं और 16वीं शताब्दी में नवीन जलमार्गों की खोज के कारण व्यावसायिक केंद्र बाल्टिक तथा भूमध्य सागर के बंदरगाहों से हटकर अटलांटिक महासागर के बंदरगाहों में चले गए। कंक्लूजन में निष्कर्ष को देखें, इस प्रकार उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि मध्यकालीन यूरोप में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित किया। सर्वप्रथम मध्ययुगीन नगरों ने आधुनिक जगत के को कतिपय महत्वपूर्ण आर्थिक आदर्श और सिद्धांत दिए। मध्य युग में श्रेष्ठी निकाय तथा शिल्पी श्रेणियों को नागरिक प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। अब श्रमिक वर्ग को हे दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इससे नगरों के औद्योगिकरण में सहायता मिली। अतः स्वतंत्र श्रम पर आधारित आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था का आरंभ मध्ययुगीन नगरों से ही माना जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से मध्यकालीन नगर मध्ययुगीन आर्थिक व्यवस्था को आधुनिक आर्थिक व्यवस्था से जोड़ने वाली कड़ी थे। आधुनिक व्यापारवाद की शुरुआत वस्तुतः मध्यकालीन नगरों से ही हुई। आगे चलकर के मध्यकालीन नगर औद्योगिक एवं व्यावसायिक जीवन के केंद्र बने और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय तथा व्यापार का व्यवस्थित आरंभ भी उन्हीं से हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।